नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना, उदास रहना, चिंतित रहना, कंसंट्रेट नहीं होना, क्या ये सब एक मनोरोगी की पहचान हो सकती है? पागल को ही मनोरोगी कहते हैं क्या, या मनोरोगी ही पागल होता है क्या? हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मनोरोगी, ये शायद सब सही नहीं है, बुरा लगता है सुन के। कभी आपको नींद अच्छी आती है, कभी नींद नहीं आती है। ये सब नॉर्मलिटी का हिस्सा है। जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं पहले की तुलना में। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं रोग है, कहीं ना कहीं बीमारी का हिस्सा है। सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव होने से फिर हम ज़्यादा परेशान होंगे, चिंतित होंगे। सेंसिटिव कहाँ कितना होना है ये जरूरी है समझना उसको। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे पता चलेगा कि वो मेंटल हेल्थ से अभी गुजर रहा है? अगर आप बहुत परेशान हैं, मतलब बहुत घबराहट हो रही है, आपको बहुत आप बेचैन लग रहे हैं, आपको बहुत उदासी लग रही है, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है या बहुत नींद आ रही है, तो हम लोग कहते हैं कि बीमारी का लक्षण है। नींद ज़्यादा आना या कम आना, या रात में बीच बीच में नींद खुल जाना, मतलब हर फ्रीक्वेंट डिस्टेंस पे आधे घंटे के बाद अचानक से नींद खुल गई, फिर 1-2 घंटे तक वो कुछ सोचता रहा या मोबाइल देखने लगा, क्या भी ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू है? किसी भी मानसिक समस्या के लिए या मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें होती है उसमें नींद बहुत अहम है, इसलिए कि नींद ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे दिमाग को रेस्ट मिलता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना, उदास रहना, चिंतित रहना, कंसंट्रेट नहीं होना, बात करते करते चुप हो जाना, अचानक से हंसने लगना, क्या ये सब एक मनोरोगी की पहचान हो सकती है? आइए समझते हैं एम्स साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार से। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। कैसे हैं सर? सर, ये मनोरोगी और मनोरोग होता क्या है? आम भाषा में अगर समझें तो किसको मनोरोगी कहते हैं? क्या एक पागल आदमी मनोरोगी, पागल को ही मनोरोगी कहते हैं क्या, या मनोरोगी ही पागल होता है क्या? मनोरोग को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मानसिक स्थिति क्या होती है। अफसोस की बात यह है, हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मनोरोगी, ये शायद सब सही नहीं है। इसलिए मनोरोगी का मतलब होता है एक स्टिग्मा, मतलब बुरा लगता है सुन के। जैसे कि पहले के टाइम में था कोढ़, जी, टीबी, इस तरह पे हम लोग मनोरोग को उस तरीके से देखते हैं आजकल। मनोरोग को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य, लेकिन जब तक मानसिक स्वास्थ्य को नहीं समझेंगे, बीमारी को नहीं समझ जाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य हम उसको बोलते हैं जो हमारे थॉट्स, हमारे सोच, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग और हमारा एक्शन सब एक तरह से ठीक चल रहा है। ठीक का मतलब बिल्कुल स्टेबल कभी नहीं होता है। इसलिए कि सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि बिल्कुल मैं स्टेबल हूँ। नेचर के रूल के अनुसार बिल्कुल स्टेबल तो हो ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए सुबह आपका मन अच्छा लगता है, शाम को थोड़ा ठीक नहीं लगता है, कभी आपको नींद अच्छी आती है, कभी नींद नहीं आती है। तो ये सब नॉर्मलिटी का हिस्सा है, मतलब आपका मन थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि आपका सोच, आपका विचार, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका एक्शन, आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जिससे आपको तकलीफ हो और दूसरों को भी तकलीफ होना शुरू हो जाए, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं पहले की तुलना में। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं रोग है, कहीं ना कहीं बीमारी का हिस्सा है। अपनी वजह से या दूसरों की टेंडेंसी की वजह से अगर हम परेशान होते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है जो मेंटल हेल्थ का इशू है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। यदि हम ऐसा देखें तो इसमें जिम्मेवार एक आदमी नहीं होता है। मान लीजिए कि हम बात करते हैं टेंशन की, बात करते हैं स्ट्रेस की। यदि एक ऑफिस में 50 लोग होते हैं तो 50 लोग का बॉस एक ही होता है, राइट। उनका एक ही वातावरण होता है, एक ही इन्वायरमेंट होता है। लेकिन 50 लोग उससे स्ट्रेस भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें से परेशान होते हैं 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग। तो जिम्मेदार तो केवल बॉस नहीं हुआ ना, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। यदि हम बात करें स्ट्रेस की, तो जब स्ट्रेस की बात हम करते हैं तो मान लीजिए कि आप मुझे कुछ बोल रहे हैं और अगर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे सेंसरी सिस्टम बहुत अधिक सेंसिटिव है, तो मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा। यदि मैं इमोशनली बहुत अधिक स्टेबल नहीं हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं बुरा मानूंगा। अगर मैं लंबे समय तक बुरा मान रहा हूँ, मेरा काम काज को नुकसान हो रहा है, तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। क्या सेंसिटिव होना अच्छा नहीं है? क्योंकि सेंसिटिव होने से फिर हम ज़्यादा परेशान होंगे, चिंतित होंगे, फिर हम कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस होगा। सेंसिटिव होने को हम ब्लैक एंड व्हाइट ले नहीं सकते, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं ले सकते, इसलिए कि सेंसिटिविटी एक नॉर्मल इमोशन है। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं या अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं या आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आप सेंसिटिव होंगे, राइट? नहीं होंगे तो गलत है। पर सेंसिटिव कहाँ कितना होना है ये ज़रूरी है समझना उसको।
तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कैसे पता चलेगा कि वो मेंटल हेल्थ से अभी गुजर रहा है? बिल्कुल। क्योंकि आप इसको इस तरह समझें कि मान लीजिए कि हम लोग का सबका एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, ठीक है 98.4। तो जब थोड़ा ठंड लगती है तो टेम्परेचर कुछ कम लगता है, जब बुखार होता है तो बढ़ जाता है। तो हमें एहसास हो जाता है या कुछ गड़बड़ है, बुखार जैसा लग रहा है या बुखार हो गया। इसी तरह ब्लड प्रेशर होता है, जब बढ़ता है तो हेडेक होता है, कम होता है चक्कर आता है। तो इसी तरह मानसिक चीज़ें भी होती है। अगर आप बहुत परेशान हैं, मतलब बहुत घबराहट हो रही है, आपको बहुत आप बेचैन लग रहे हैं, आपको बहुत उदासी लग रही है, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है या बहुत नींद आ रही है, आप जो काम करना चाह रहे हैं या जो काम आप अच्छे से कर पाते थे वो भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये बीमारी का लक्षण है। तो सर ये जो सिचुएशनल होता है कि आज अचानक से हम परेशान हो गए, कोई ऐसी सिचुएशन आई लेकिन फिर वो सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी किया एक विंडो है छोटा सा कि 10 मिनट के लिए आया, 1 घंटे के लिए आया, 1-2 दिन के लिए आया, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मेंटल हेल्थ एक डायनेमिक है, स्टेट है। जैसे मान लीजिए सुबह मन ठीक है, आप बहुत फ्रेश हैं, ऑफिस में आए, काम किए, थोड़ा शाम में थक गए, कुछ बाताबाती हो गई, आप इरिटेट हो गए, बट ये इरिटेशन लंबे समय तक नहीं रहता है। या तो आप खुद को समझा लेते हैं या कोई और आपको समझा देता है तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि लंबे समय तक रहता है, हम लोग आमतौर पर बोलते हैं जैसे मान लीजिए उदास होना बड़ा एक फिनोमेना नेचुरल है, बड़ा सामान्य सी बात है उदास होना। बट उदासी यदि रहती है लगातार 2 हफ्ते तक और उसका कारण नजर नहीं आता है या कारण है भी तो आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, प्लस उदासी के साथ साथ और भी लक्षण है, जैसे बहुत थका लगना, बहुत बेकार सा लगना, नीरस जीवन में हो जाना, इंटरेस्ट नहीं रहना, तो हम मानते हैं बीमारी का हिस्सा हो गया है, उदासी हो गई। एक नॉर्मल इंसान मान लीजिए कि वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है और अपना वो रूटीन का वर्क भी कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उसको एक तरह से कह लीजिए कि वो इग्नोर कर रहा है। हालांकि वो उसको इग्नोर नहीं मान रहा है, मैं एक दूसरे टेबल के दूसरे साइड हूँ कि वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है लेकिन नॉर्मल ऑफिस जा रहा है, आ रहा है, अपना काम भी कर रहा है और ये लंबे समय तक अगर वो करता है तो क्या उसको फ्यूचर में किस तरह की दिक्कत आ सकती है? अभी आपने एक बात कही रिजिलियंस की, तो जब भी रिजिलियंस होता है आदमी, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल टूट जाता है, उसमें वक्त लगता है। जैसे मान लीजिए आप बुखार थोड़ा है, आप काम कर पा रहे हैं, बुखार बहुत तेज हो गया, आप काम नहीं कर पाएंगे, बैठना पड़ेगा। इसी तरह इसमें होता है कि मान लीजिए आप थोड़े से परेशान हैं, बीमार है, बट फिर भी परिवार के लिए, नौकरी के लिए कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तो कुछ दिन तक चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा। हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, हो सकता है आपके दोस्तों से बात करने से ठीक हो जाए, हो सकता है कुछ और उपाय जो होते हैं, मेडिटेशन है, योगा, उससे ठीक हो जाए। यदि फिर भी ठीक नहीं होता है तो जितना ये लंबा होगा उतना वापस आना भी मुश्किल होगा। जैसे एक रबर को आप थोड़ा स्ट्रेच करेंगे वापस आ जाएगा, बहुत लंबा स्ट्रेच करेंगे तो वापस नहीं आएगा। तो दिमाग की बनावट वैसी होती है। सर इवास जो है वहाँ के एक डॉक्टर थे, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मजाक में शायद बोलते थे कि दिल्ली जैसे शहर में खास करके कि 10 में से 8 आदमी यहाँ मेंटल हेल्थ से के इशू से गुजर रहा है, उस 8 में से 6 या 7 को नहीं पता है। तो इस तरह का जो फिगर वो कोट करें, मतलब जनरल बात बता रहा हूँ, क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है क्या कि 10 में से 6-7 आदमी? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। कारण क्या है ना, आप इसको इस तरह समझिए कि जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं बीपी चेक कराने के लिए, आप तुरंत चेक कराते हैं तो बढ़ जाएगा बीपी आपका। जब तक आप रिलैक्स नहीं करते हैं 15 मिनट 20 मिनट, बीपी नॉर्मल नहीं आएगा। तो उसमें बीपी अगर आप चेक करते हैं तो आपको हाइपरटेंशन आने जाएगा। सो मेंटल हेल्थ में जैसे ही होता है, मान लीजिए आप रिजिलिएंट है, आप किसी बात पे परेशान है, तो दैट इज नेचुरल रिएक्शन। हाँ, बट वो इतना परेशान नहीं हो आप कि आपको नुकसान हो, आपके हेल्थ का नुकसान हो, आपके नींद का नुकसान हो, आपके शरीर का नुकसान हो, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ का नुकसान हो, आपके परिवार का नुकसान हो, काम नहीं कर पाए। प्रिविलेज क्या है सर ऐसे मेंटल हेल्थ का, अगर मेट्रो सिटी की बात करें और उसको हम रूरल एरिया से कंपेयर करें? प्रिविलेंस अगर हम देखिए पूरे ऑल ओवर द कंट्री देखिए तो हम मान के चलते हैं कि 13.9 14% के आसपास है। बट 14% लोग उसको गलतफहमी होता है लोगों को, वो समझते हैं कि 100 में 14, ऐसा नहीं होता है, वो होता है 1000 में 14। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम 1000 बीमार 15 करोड़ 14 आदमी जो है वो मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। हाँ, 14% हम मान के चलते हैं प्रिविलेंस। लेकिन यदि हम ऐसे देखें लाइफ लॉन्ग प्रिविलेंस, लाइफ टाइम, तो जो सबसे कॉमन बीमारी है
आमतौर पर मानसिक बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं उदासी की बीमारी, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का है कि हर 5 में से एक आदमी को कभी कभी होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 5 लोग यहाँ बैठे हैं तो अभी तो नहीं, पर कभी न कभी हम डिप्रेस होते हैं। लेकिन ये डिप्रेशन वैसा नहीं होता है कि बिल्कुल सीरियस हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, रिस्क बहुत अधिक हो सुसाइड का, बट यदि ट्रीट नहीं करें तो रिस्क हो सकता है। तो सर डिप्रेशन तो कभी किसी को 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के लिए, एक दिन के लिए आ सकता है, तो उसको कोई बिल्कुल सही कहा आपने। इशू तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन नॉर्मल इमोशन है। मान लीजिए मैं फेल हो गया एग्जामिनेशन में, या मान लीजिए मेरी सगाई टूट गई, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मैं तो डिप्रेस रहूंगा ही, बहुत ही नॉर्मल है ये। लेकिन उस डिप्रेशन में मैं ऐसे ऐसे कदम नहीं उठाऊंगा जो कि मेरे लिए हानिकारक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं डिप्रेस हूँ तो मैं थोड़ा अधिक सो रहा हूँ, छुट्टी ले लिया हूँ, कहीं चले गया हूँ, थोड़ा रो लिया हूँ, थोड़ा दुखी हो गया हूँ, ये तो सब ठीक है। लेकिन जब डिप्रेशन लंबा चलने लगता है, जैसे मान लीजिए 2 हफ्ते उससे ऊपर चल रहा है, और फिर आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बीमारी मान सकते हैं इसको। तो शहर और गांव का अगर हम तुलना करें तो ये डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का इशू गांव का है, शहर का है, या दोनों मोरलेस बराबर हो रहा है मॉडर्न एज में? आप उसको ऐसे बहुत अधिक डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आप इसको इस तरह समझिए कि अगर आपके पास मेंटल हेल्थ है, बाहर आप पढ़ेंगे, यदि आपके पास किडनी है तो खराब हो सकता है, ब्रेन है तो खराब हो सकता है। तो जितनी समस्या गांव में है उतनी शहर में भी है, बट हाँ अलग अलग समस्याएं होती है। स्ट्रेस तो यहाँ ज्यादा है ना सर? अलग अलग स्ट्रेस होता है। जैसे गांव का स्ट्रेस अलग है, यहाँ का स्ट्रेस अलग है। मतलब जब से आप देखिए सोशल मीडिया आया है, जब से आप इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया है, तो स्ट्रेस एक तरह का हर जगह समान हो गया है। जैसे इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड होता है उसका हम देखें स्ट्रेस तो हर जगह है, दिल्ली में भी है, गाँव में भी है। किस एज ग्रुप में या किस प्रोफेशन में ज्यादा देखने को मिलता है? क्योंकि आप लोग के यहाँ तो सैकड़ों मरीज आते हैं, अलग अलग जैसे रेफर होकर के आते हैं, तो किस एज ग्रुप में ये ज्यादा देखते हैं और किस प्रोफेशन में ज्यादा देखते हैं ये मेंटल हेल्थ वाला इशू? हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चों में देखा जाए तो क्योंकि हमारा कंट्री मानते हैं यंग कंट्री है, तो यंग कंट्री का मतलब होता है जो पॉपुलेशन यंग है वो अधिक है। और अगर हम डेटा की बात करें तो यूथ में अप टू 25-30% 30 ईयर्स तक एज को देखा जाए तो डिप्रेशन काफ़ी अधिक है। 25 तक? हाँ 25 ऑन एन एवरेज 30 ईयर्स तक 30 ईयर्स तक डिप्रेशन काफ़ी अधिक है, और सुसाइड रिस्क काफ़ी अधिक होता है इसमें। सुसाइड रिस्क 30 वाले एज? 30 और किस यूथ प्रोफेशन सुसाइड में? जिसको बोलते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम डिवाइड वैसे नहीं कर सकते प्रोफेशन में, लेकिन रिसर्च ये कहता है और क्लिनिकली हम लोग देखते भी हैं कि जो लोग टेक्निकल कॉलेज में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इसमें डिप्रेशन या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है इसको देखने में आते हैं। और ये रिसर्च ये भी कहता है, एस्टैब्लिश फैक्ट ये, कि जो लड़के बच्चे जो नॉन मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जनरल कोर्स करते रहते हैं, उनमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, कारण जिनमें अधिक होती है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो जो मेजर कारण है जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेस, वो मिसमैच काफ़ी होता है। मिसमैच मतलब कि आप जितना उम्मीद कर रहे हैं और जितना आपको मिल रहा है उसमें काफ़ी गैप है। तो वो गैप होता है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ब्रेन का एक मैकेनिज्म है, ब्रेन काम करता है रिवॉर्ड लगता है, ब्रेन को लगता है कि चलो मुझे कुछ मिल गया, खुश हो गए। पर जब बहुत बड़ा गैप है आपके हासिल करने में और आपके मिलने में, तो आप फिर खुश नहीं हो पाते, रिजनेट नहीं हो पाते आप। मेल और फीमेल में फर्क होता है क्या स्ट्रेस में और सुसाइड टेंडेंसी में? आजकल फर्क देखने में आता है, फर्क पहले भी था। जो रेजिलियंस है, जो लचीलापन है, अधिक होता है फीमेल में, तो मेल में कम होता है। अभी भी है ऐसा? अभी भी है, अभी भी। तो अभी अगर हम देखें कुछ ज़्यादा रेजिलिएंट होती है, रेजिलिएंट होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यदि हम केवल एक छोटी सी घटना की बात करें तो हम देखें तो मेल में सुसाइड अधिक होते हैं, फीमेल सुसाइड का नंबर बहुत कम होता है। तो फीमेल्स आर मोर रेजिलिएंट। तो जो मेल सुसाइड करते हैं क्या उसकी वजह महिलाएं होती हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकती, ये दोषारोपण ठीक नहीं है। सुसाइड का नहीं, कारण एक नहीं हो सकता है, सुसाइड का कारण बहुत सारा होता है। हाँ, जो एक कॉमन कारण सुसाइड का है कि भले वजह कुछ भी हो, लेकिन उस अंत तक आते आते जब आप ये महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल होपलेस हैं, आप बिल्कुल वर्थलेस फील करते हैं, लगता है कोई वर्थ नहीं है और लगता है कि अब कहीं से हेल्प नहीं मिल सकता आपको,
तो सुसाइड इस तरह की की घटनाएं टेंडेंसी बढ़ किसी जाती को है। आती है, सुसाइड की टेंडेंसी, तो उसको क्या करना चाहिए फिर, या उसके घर वालों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब सुसाइड की टेंडेंसी तक पहुंचता है तो घर वालों को मोर और लेस पता होता है कि ये मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में घर वालों को क्या करना चाहिए, किस तरह का इंटरवेंशन उनको करना चाहिए? सबसे जो बड़ी बात है उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए कि अब तुम खुश रहो, कुछ तुमको नहीं हुआ है। उसकी मनोस्थिति को देख के करना चाहिए। आमतौर पर हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग काउंसलिंग बहुत अधिक करते हैं, कुछ नहीं हुआ तुमको सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट हम उसके मन की स्थिति को समझ नहीं पाते। तो जब तक आप किसी के अंदर क्या चल रहा है, जब तक आप उसे सुने नहीं, आप उसको सलाह नहीं दे सकते। बट दुर्भाग्यवश हम लोग बोलते हैं लेकर सुनते कम है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है, उसको सुनना चाहिए पहले। अगर आपको लग रहा है कोई परेशान है, बहुत अकेलापन है, दुखी दुखी रह रहा है, देखो आराम से सुनिए इसका समस्या है। फिर उसके अनुसार अगर आप सलाह दे सकते हैं ठीक है, नहीं तो मत सलाह दीजिए कि बोलेंगे हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ। इसलिए कि उस वक्त लोग फील करते हैं बिल्कुल हेल्पलेस, और लोग फील करते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। उस समय केवल ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोशिश करना। उसको डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए? जब उस डॉक्टर वक्त के ऐसा पास लगता जाना, है, सर मेंटल हेल्थ इशू में अगर किसी को बोलूं कि डॉक्टर के पास चलो, तो उसके दिमाग में और उसके आसपास के दिमाग में यही आता है कि वो ये मुझे पागल समझ रहा है। आपने सही कहा, वह चीजें अब बदल रही है और परिस्थितियां पहले से अधिक बदल रही है। अब लोग डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हैं, कम है, अब इलाज भी बेहतर है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई बहुत परेशान है और कोशिश करके भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि डॉक्टर के पास लोग नहीं जाते, इसलिए दवाइयाँ लगता है कि नींद की दवाई है, बट ऐसा भी नहीं होता है। दवाइयाँ नींद की नहीं होती है, दवाइयाँ डिप्रेशन की होती है, एंजाइटी कम करने की होती है, नींद भी अच्छी आती है। और कितना हेल्पफुल होता है मेडिसिन, हेल्पफुल कितना होता है, सपोर्टिव होता है, या वास्तव में ये ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन दिया जाता है? मेडिसिन देते हैं ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो मेडिसिन लेने के साथ साथ कुछ आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कि मान लीजिए कि आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेडिसिन उतनी काम नहीं करेगी। पॉसिबल होता है उस स्टेज में कि एक मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है कि वो बिल्कुल कंट्रोल होता है। कर पाए और कुछ कर पाए? बिल्कुल होता है। कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने मेडिसिन लिया, तो जब भी बीमारी आपको कोई होती है, जैसे मान लीजिए उदासी है, आपकी एनर्जी बहुत कम होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो जब आप मेडिसिन लेते हैं, कुछ करने का मन करता हो, आपकी एनर्जी थोड़ी ठीक है, तो उस वक्त कुछ करना शुरू करें। मतलब आप वेट नहीं करें, जल्दी बिल्कुल ठीक होगा तब मैं कुछ करूँगा। जब थोड़े थोड़े एफर्ट लगाना शुरू करेंगे तब तो बेहतर फील होगा, जल्दी रिकवर करेंगे और मेडिसिन का इफेक्ट भी बेहतर रहेगा। सर एक चीज़ मैंने शुरू में ही बोला, क्या नींद ज़्यादा आना या कम आना, या रात में बीच बीच में नींद खुल जाना, मतलब हर फ्रीक्वेंट डिस्टेंस पे आधे घंटे के बाद अचानक से उसकी नींद खुल गई, फिर 1-2 घंटे तक वो कुछ कुछ सोचता रहा या मोबाइल देखने लगा, क्या भी ये भी एक मेंटल हेल्थ इशू है? किसी भी मानसिक समस्या के लिए या मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें होती है, उसमें नींद बहुत अहम है। इसलिए कि नींद ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे दिमाग को रेस्ट मिलता है। यदि दिमाग को रेस्ट नहीं मिले, जैसे बॉडी को रेस्ट नहीं मिले, तो ठीक से बॉडी काम नहीं करता है, उसी तरह दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जितने भी नींद की ज़रूरत आपको, वो भले 4 घंटा हो, चाहे 5 घंटा हो, चाहे 6 घंटा हो। इसलिए जब भी आइडियली कितना देर सोए कि माइंड को थोड़ा एक पीस मिले और उसको रिलैक्स? हम लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि 7 घंटे 8 घंटे, बट ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल लॉ है, कोई रूल ऐसा नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप 5 घंटा सो के फ्रेश फील कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आपको लगता है 6 घंटे की नींद चाहिए ये भी ठीक है। कोई आदमी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, मतलब एक बार आपको बोल दिया, 2 बार बोल दिया, उसे पता नहीं क्यों लगता है कि वो समझा नहीं पाया, कन्वे नहीं कर पाया, या क्या वो फिर रिपीटेडली अगर 2 घंटे बाद कॉल करेगा तो फिर उसी चीज़ को बोलेगा, दूसरे दिन फिर बात करेगा तो वो जरूर वहीं से शुरुआत करेगा। ये किस तरह की मनोस्थिति को दर्शाता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण तो है कि बहुत बार लोग भूल जाते हैं कि क्या बोला, तो उसको फिर से रिपीट करते हैं। बहुत बार अपने पॉइंट को एम्फसाइज करना चाहते हैं, कुछ रिपीट करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि मन में कुछ इस तरह चलते रहता है, डाउट सा होता है, मैंने उनको बोला कि नहीं बोला, मैं फिर से बोल दूँ। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ये बात फिर से नहीं बताऊंगा तो मैं अपनी बात को रख नहीं पाऊंगा, आपको समझा नहीं पाऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं ऑब्सेशन होता है।
तो उस ऑब्सेशन में लगता है कि जब तक मैं इसको नहीं बोलूंगा तो मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा, या इसको नहीं बोलूंगा तो कुछ और हो जाएगा। मतलब एक अलग तरह का विचार, अलग तरह का थॉट था उसमें। सर बच्चों में किस तरह का आप देख रहे हैं, कैसे जो आपके यहाँ आ रहे हैं कि जो बच्चों में हेल्थ का इशू आ रहा है, मेंटल हेल्थ का बेसिकली, वो किस एज ग्रुप से आना शुरू हो जा रहा है? और पहले अगर 10 साल 15 साल 20 साल पहले से अगर कंपेयर करें आज को, तो किस तरह के चेंजेज आए हैं 10 साल से नीचे के बच्चों की अगर बात करें? 10 साल के नीचे के बच्चों में बहुत सारा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हम लोग ऐसे देखें, क्लिनिकली बात करें, तो आजकल जो डायग्नोसिस है बच्चों में, ऑटिज्म बहुत अधिक बढ़ गया है, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर ये बच्चों में काफ़ी है। एक हम लोग बोलते हैं कि बात नहीं मानना, बहुत अधिक अपोज करना, टेक्निकली ODD बोलते हैं इसको, उसकी भी संख्या बढ़ी है। थोड़ा और ऊपर जाए तो लोनलीनेस बहुत बढ़ गया है बच्चों में, अकेलापन बहुत अधिक बढ़ गया है, कॉन्सेंट्रेशन उससे बढ़ गया उनके, इरिटेशन बढ़ गया, नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इरिटेशन होता है। और ऐसा इसलिए होता है जब भी अटेंशन आपका कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली पेरेंट्स की गलती है। हाँ, ये नहीं कर सकते, अटेंशन नहीं देंगे तो वो लोनली फील करेंगे, इरिटेट होंगे। हाँ, उसका एक बहुत बार देखा गया है, जो हम लोग आजकल देख रहे हैं, एक बड़ा उसका फैक्टर है जो आपने कहा, समय नहीं देना बच्चों को, इसलिए कि आजकल हम लोग बातें बहुत कम करते हैं, मतलब कम का मतलब सुनते बहुत कम है, जैसे कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। आप बहुत बिजी हैं, आप बच्चों को सुनना चाहिए और बहुत स्ट्रक्चर्ड बातें करते हैं, यहाँ बताओ कैसे हो, ठीक है, पढ़ाई तुम्हारा ठीक है। तो जब बहुत स्ट्रक्चर्ड बातें करेंगे तो एक रैपो बच्चों से नहीं बनते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता है। किस तरह मतलब 10 साल के बच्चों को अगर मैं बात करूँ, 0 से 10 ईयर, जीरो के बच्चों से क्या बात करेंगे, लेकिन 10 से बच्चों को किस तरह का बिहेव पेरेंट्स को करना चाहिए? जब बच्चा 10 साल का होता है तो उसकी धीरे धीरे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वो क्रिटिकली सोचना शुरू करता है। उसके पहले आप देखेंगे तो बच्चा फॉलो करता है, तो जो से आप बोलो बिल्कुल कर लेगा, उसको तो पापा बोल रहे हैं ठीक है कर लिया। पर 10 साल के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वो रिएक्ट नहीं, वो सोचना शुरू करता है। इसका जो हम लोग बोलते हैं जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है वो थोड़ा अधिक एक्टिव होना शुरू होता है, और वो ज़रूरी होता है उसके विकास के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट कुछ काम करना चाहता है। वो सोचेगा मैं ऐसा क्यों करूँ, यदि मुझे बोला तो क्यों करूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को बताना होगा कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, या उसको एंगेज करना होगा। तो आप उसको एंगेज करेंगे बच्चों को, इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेप करते हैं, कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। आप अगर उनसे मोबाइल ले लो, अगर मना करो कि नहीं चलो मोबाइल रखो, बुक पढ़ो, बच्चे कई बार ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, उसका कारण है ना, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे मोबाइल पर बहुत लंबे समय से हैं, 1 महीने से हैं, 2 महीने से हैं, 1 साल से हैं, तो एक आदत का हिस्सा बन गया। तो जैसे आप मोबाइल उनसे लेते हैं, मोबाइल उनका दोस्त हो तो ना, अपने दोस्त से छीन ली उनकी। इसीलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि आदत ही नहीं पड़े बच्चों को, जितना का आप कम दे मोबाइल उतना अच्छा, शायद नहीं दे तो ठीक है। सर मेंटल जो हेल्थ इशू है, इससे कैसे कोई आम आदमी बचे, इसके लिए अगर 2 4 5 आप टिप्स दे पाएँ कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मन को रखने के लिए स्वस्थ इस्तेमाल करना होता है शरीर का। सो अगर हमको मेंटली फिट रहना है तो बॉडी को यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहें, अपना डाइट को ठीक रखें, सोशली एक्टिव रहें, लोगों से सोशल कनेक्ट बना के रखें, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जितना आपका हेल्दी हो उतना अच्छा है। ये सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं, प्लस आपका डाइट और स्लीप भी अच्छा रहे, तो मेंटल हेल्थ समस्या होने के चांसेस बहुत कम है। और इन सब के बावजूद अगर किसी को दिक्कत है तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब भी आपको लगे कि कोई भी परेशानी, जैसे कि आपकी फीलिंग या आपके थॉट्स या आपकी इमोशन, आपके बिहेवियर आपको परेशान कर रहे हैं और दूसरे को भी परेशान कर रहे हैं, और उससे आपके काम पे फ़र्क पड़ रहा है, आपके सोशल लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है, आपकी फ़र्क पड़ रहे हैं परिवार में, फैमिली लाइफ में, तो जाना चाहिए डॉक्टर। बस कोई एक जिसको मालूम है कि हाँ मैं आजकल गूगल पे सब लोग पढ़ते हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये मेरा मेंटल इशू तो है कुछ, क्या वो खुद में अपना ट्रीटमेंट कर सकता है क्या? अगर कुछ समस्याएं छोटी है, बीमारी की बात नहीं करता हूँ, मान लीजिए मेंटल हेल्थ इश्यूज है, जैसे मान लीजिए घबराहट अधिक होती है, नींद ठीक नहीं आती है, मन उदास रहता है, थका लगता है, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, उसमें करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे आप वॉक पे जा सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप अच्छी नींद ले सकते हैं, आप अच्छे दोस्तों से मिल सकते हैं जो आपको डिस्करेज नहीं करेंगे, सपोर्ट करें, आपके जो सोशल कनेक्ट अच्छे हैं उनसे बात कर सकते हैं। सो
कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और एक्टिविटी यदि आप ठीक रखते हैं तो बहुत हद तक आप अपने आप मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। सर आजकल लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं क्योंकि साइकेट्रिस्ट बहुत जगह अवेलेबल भी नहीं है और बहुत लोगों को लगता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक मतलब ये एक तरह का मिथ है। तो क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ठीक रहता है? वो आपका इलाज कर पाते हैं क्या? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना खराब नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब होता है काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग की जरूरत हमें होती है कभी नहीं कभी। लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनका मेडिकल बेस्ड नॉलेज होता है और वो दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। जो साइकेट्रिस्ट नहीं होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो काउंसलिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत होती है। सर ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये किस लेवल पे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है? अगर आप मतलब मैक्सिमम देखें कि यहाँ तक ये कर रहा है। ये यदि हम बिल्कुल बेसिक पे जाए तो जितना भी अगर हम देखें हम मेंटली हेल्दी कब होते हैं? हमारा जब अटेंशन ठीक होता है, हमारा फोकस ठीक होता है, कॉन्सेंट्रेशन ठीक होता है। जब हमारा अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहता है हम हेल्दी फील करते हैं, इसलिए अपना हम काम कर पाते हैं। लेकिन मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोबाइल में जो कंटेंट है, सोशल मीडिया है, रील्स है, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि जब भी आप रील्स पे हैं तो लगातार आप 1 घंटे रील्स देख रहे हैं, उसके बाद आप अच्छा महसूस नहीं करते। आपको लगता है मैं थक गया हूँ, फ्रेश फील नहीं करते, फटीग फील करते हैं, आप थका लगता है। लेकिन वही आप 1 घंटा खेल के आते हैं, घूम के आते हैं, तो आप बेहतर फील करते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि जो जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, जितना आप इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं तो हमारा अटेंशन धीरे धीरे कम होते जाता है। जितना अटेंशन कम होगा तो ब्रेन में जो रजिस्ट्रेशन होता है आसपास की घटनाओं का वो ठीक से हो नहीं पाता है। जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हम उसको लेकर भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास इस तरह के केस आते हैं सर जो सोशल साइट्स वगैरह देखते रहते हैं, ये वीडियो की बात हुई या इंस्टा पे कुछ चीज़ देखते रहते हैं और उसकी वजह से उनका एकदम कंडीशन एक्सट्रीम हो गया कि उनको एडमिट ही करना पड़ा? ऐसे केस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हम लोगों ने देखा है जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। उनका स्ट्रेस लेवल बहुत अधिक होता है। किस तरह का उनका स्ट्रेस होता है? उनकी एंग्जाइटी बहुत अधिक होती है, प्लस उनको बहुत बेचैनी होती है। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई पोस्ट डाला और वो पोस्ट डालने के बाद वो देखते रहते हैं कि पोस्ट पे कितना लाइक एंड डिसलाइक आया। उसमें खास अक्सर टाइम होता है 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटे के आसपास। जब तक वो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लाइक्स नहीं आता है उनको बहुत अधिक एक इंटेंस एंग्जाइटी, इंटेंस परेशानी रहती है कि किसी ने देखा क्यों नहीं अब तक। फिर उनको अपने उस पर काम करना पड़ता है। जैसे पहले उनका पोस्ट था मान लीजिए 30 सेकेंड्स का, अब उसको 20 सेकेंड्स करते हैं, 10 सेकेंड्स करते हैं। फिर बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें डालना पड़ता है उनको जो कि साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, बट क्योंकि उनको एक वो डिपेंडेंट है, उनको एक रिवॉर्ड मिलता है लाइक्स के लिए, तो इसलिए वो बहुत अधिक स्ट्रेस में रहते हैं। और जब बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो उनकी नींद खराब होगी, उनका हेल्थ खराब होगा, सोशल लाइफ खराब होगा, इमोशनल लाइफ खराब होगा। इस तरह के पेशेंट आते हैं। तो सर एक्सट्रीम क्या आपने देखा अभी तक? लगभग 25-30 साल का करियर हो गया सर आपका एम्स में। किस तरह के केसेस देखे जो एक्सट्रीम मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि यार मेंटल हेल्थ इशू में ऐसा केस आ जाएगा? नहीं, आप इसको ऐसे मत समझिए। आप इसको ऐसे मानिए कि मेंटल हेल्थ इशू या इलनेस इज लाइक जस्ट अनदर इलनेस। जैसे बुखार होता है तो बुखार वायरस का भी हो सकता है, बुखार टीबी का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है फीलिंग, इमोशन भी। सर बुखार, कैंसर ये सब में तो आदमी को सबको पता है, वेल नोन है, चले जाते हैं। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ वाला ऐसा इशू है कि किसी को पता ही नहीं, मानते ही नहीं कि बीमारी है। आदमी और घर में भी बोलता है पागल हो गया क्या, जब अपना काम करो। इस तरह इसका कारण क्या है ना, कभी हम लोगों ने मेंटल हेल्थ को हेल्थ के पॉइंट से देखा नहीं। हमने जब भी मेंटल हेल्थ को देखा बीमारी के पॉइंट से देखा। जैसे मान लीजिए कि हमने ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है फिर नॉर्मल होता है, बुखार नहीं होता है फिर बुखार होता है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। तो मेंटल हेल्थ को हम लोग ऐसे देखते हैं कि बीमारी ही होता है, हेल्थ तो होता ही नहीं है। तो जब हेल्थ होता ही नहीं है तो हम स्टिग्मा मानेंगे, उसको हमेशा बुरा मानेंगे। इसलिए सबसे जो बड़ी समस्या है मेंटल हेल्थ की, जिस तरह हम लोगों ने उसको किया पिछले सालों से प्रोजेक्ट, हमने कभी उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे नहीं बढ़ाया। तो क्या आप लगता है कि इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा सोचा जा रहा है? हाँ, उसकी शुरुआत हो रही है। और जब तक इसको हम एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, जब तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तो लोग जाएंगे नहीं। आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? बहुत हद तक करना शुरू कर रहे हैं। मतलब 10-20% लोग करना शुरू कर चुके हैं।
सर ये क्या बीमारी ठीक हो सकती है पूरी तरीके से अगर कोई मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक होती है, या इसके साथ ही जीवन भर रहना होगा? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक होती है। जैसे मैंने कहा कि बीमारियां मेंटल हेल्थ के बहुत तरह की होती है। डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है, इंसोम्निया है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, बहुत बीमारियां होती हैं। लेकिन बीमारी पे निर्भर करता है कितना ठीक होती है। कुछ बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। प्लस एक जो ये भ्रांति है कि दवाई लेना पड़ता है लाइफ लॉन्ग, ऐसा भी नहीं है। अगर आप दवाई लेना शुरू कर रहे हैं तो दवाई लेने के साथ साथ यदि आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने पे काम कर रहे हैं, तो दवाई जल्दी छूट जाती है और आपको लेने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अभी आपने एक प्रोजेक्टेड फिगर बताया कि 1000 में 14 मरीज लगभग हिंदुस्तान में है जो आईसीएमआर की स्टडी में है। तो अगर ये सब लोग साइकेट्रिक्स के पास जाने लगे तो क्या देश में इतने साइकेट्रिक्स हैं, उनको मिल पाएंगे? मैं इसको नहीं मानता हूँ कि सबको जरूरत होती है साइकेट्रिस्ट की। यदि मान लीजिए आपके थोड़े बहुत इश्यूज हैं तो आप दोस्तों से बात करके भी ठीक कर सकते हैं। आप अपना लाइफ स्टाइल को ठीक कर सकते हैं। अगर आप वॉक करने आप जा रहे हैं तो फिजिकली आप एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हो जाते हैं, आप बेहतर महसूस करते हैं। यदि आप अपना डाइट में चेंजेस करते हैं आपको ठीक लगता है। आप जाते हैं योगा के लिए, आप बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये सब के बावजूद आपको ठीक नहीं हो रहा है तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास। साइकियाट्रिस्ट की कमी एक अलग समस्या है, लेकिन जो अवेयरनेस है वो अलग समस्या है। ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है साइकियाट्रिस्ट नहीं है, केवल साइकियाट्रिस्ट होते हैं, आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि सब रीजनल हॉस्पिटल में या आरएमएल में या बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में सुसाइड होते हैं, तो साइकियाट्रिस्ट वहाँ होते हैं, लोग जाते नहीं हैं, इसलिए कि अवेयरनेस नहीं होती है ना। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तो आप इलाज नहीं कर सकते। इंडिया को अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें तो क्या हम वेस्टर्न वर्ल्ड के करीब पहुंच रहे हैं क्या मेंटल हेल्थ किस मामले में? मेंटल हेल्थ इशू में? जैसे अमेरिका है जो कहा जाता है जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें मेंटल हेल्थ इशू ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्री। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर मैं ऐसे कहूँ तो मेंटल हेल्थ की जो समस्या है ना, ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री दोनों में बराबर है, और डेवलपिंग कंट्री है, सारी कंट्री डेवलपिंग है, इसलिए किसी ने फोकस ही नहीं किया मेंटल हेल्थ पे, सही तरीके से फोकस नहीं किया। क्यों? पिछली बार क्या हुआ, अमेरिका के जो रिपोर्ट आई है सर्जन जनरल की, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या है लोनलीनेस, अकेलापन। फिर उन्होंने ये कहा कि हमें अमेरिका में और साइकियाट्रिस्ट चाहिए। आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट की गंभीरता को। अमेरिका को माना जाता है कि सबसे अधिक साइकियाट्रिस्ट हैं, रिच कंट्री है, फिर भी वहाँ पे सुसाइड होते हैं, अकेलापन है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इसका मतलब बड़ा साफ निकलता है कि हमें मेंटल हेल्थ को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री। लोनलीनेस और अकेलापन तो इस वजह से है ना कि बच्चे जो हैं कहीं जॉब कर रहे हैं, माँ बाप अकेले हो गए, बुजुर्ग हो गए, घर में अकेले रहें। अब ये सिचुएशन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी है। मैं ही रहता हूँ जनकपुरी में, मैं हर तीसरा चौथा घर देखता हूँ जहाँ 2 सीनियर सिटीजन या एक ही सीनियर सिटीजन बैठा है, बेटा उसका अमेरिका में है, किसी का यूरोप में है, कहीं किसी का कहीं है। तो वो लोनली हम इसी के समान आ रहे हैं ना, हम उसके क्लोज आ रहे हैं। जो आपने कहा हम उसके समानता में आ रहे हैं। समय में मैं बोल रहा हूँ समस्या और बढ़ने वाली है। समस्या बिल्कुल बढ़ने वाली है, इसलिए कि जब भी हम वहाँ पे क्लोज आएंगे, जब भी हमारे एस्पिरेशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा। मतलब जब आप ये प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मेरा बेटी इंग्लैंड में रहती है, बट आप यहाँ अकेले हैं, बट कहीं कहीं कचोटता है। इसीलिए जब तक सोशल कनेक्टेडनेस बेहतर नहीं होगा, जब तक सपोर्ट सिस्टम बेहतर नहीं होगा, तो मेंटल हेल्थ इशू, इलनेस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सर भी आपको लास्ट ईयर का एक केस याद होगा कि लाइव उसने किया वीडियो और सुसाइड किया था। मतलब इस तरह की टेंडेंसी मेंटल हेल्थ इशू में हो जाती है कि आप लाइव करके और फिर सुसाइड कर रहे हो। अभी लखनऊ में एक 10 साल का बच्चा ऑनलाइन गेम खेला और उसमें बहुत सारा पैसा वो हार गया और उसने सुसाइड कर लिया, 10-12 साल का बच्चा। तो इसको इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा कोई कंडीशन, वो कंडीशन इमोशनल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह का हो, जब भी ऐसा कंडीशन होता है इसमें आप ये महसूस करना शुरू करते हैं कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकता है, तो
तो सुसाइड की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, किडनी का हेल्थ, हार्ट का हेल्थ, बट हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हम देखें तो सारा हेल्थ इंटीग्रेटेड होता है। यदि आप इसको इस तरह समझें कि जब हम कुछ सोचते हैं तो उसका असर पूरे बॉडी पे होता है। जब हम कोई बहुत बुरी घटना को देखते हैं उसका असर पूरे बॉडी पे होता है। इसी तरह जब कुछ बॉडी में होता है तो उसका असर हमारे विचार पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है। सो हेल्थ हमेशा होता है इंटीग्रेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हम लोग उसको बांट देते हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ को हम बांट नहीं सकते हैं। मेंटल हेल्थ हेल्थ का इंटीग्रल पार्ट है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। जब आप फिजिकली हेल्थी होते हैं, मेंटली भी हेल्थी होते हैं। हाँ, अगर इसको गहराई से हम समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जब हमारी थॉट, हमारी फीलिंग, हमारे एक्शंस, जब आप सिंक में रहते हैं, जब आप उस सिंक्रोनाइज रहते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से और आपको परेशान नहीं करते, आपको हेल्प करते हैं अपने अच्छे काम करने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, तो आप मेंटली हेल्थी माने जाते हैं। लेकिन जब भी आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपके एक्शन से लगता है कि आपको परेशानी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही हो, आप बेचैन हैं या आपके चलते और लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं मानना चाहिए कि हाँ, हमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है या हमारा ब्रेन शायद कहीं ठीक से काम नहीं कर सकता।